बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। देखिए आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि क्या सबको बराबर मान लेने से समानता स्थापित हो जाएगी। सोचिए जरा सा कि सबको बराबर मान लेने से क्या समानता स्थापित हो सकती है। समाज में सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है। कोई महिला है, कोई पुरुष है। महिलाओं की परिस्थिति अलग है, पुरुषों की परिस्थिति अलग है। अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय समाज में रहते हैं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर लेने से क्या समानता स्थापित हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने से समानता स्थापित नहीं हो सकती है। एक्चुअली समानता स्थापित करने के अलग अलग प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 14 जो कि समानता की अवधारणा को स्थापित करने के लिए किया गया सर्व प्रमुख प्रयास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट को यदि आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि देखिए, किसी भी समाज में यदि आप समानता स्थापित करना चाहते हैं, इक्वलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है समानता स्थापित करने के लिए कि आप सबको क्या मान लें, बराबर मान लें। ठीक है, सबको बराबर मान लें, तब आप समानता स्थापित कर सकते हैं, सबसे पहली बात। लेकिन होता क्या है कि यदि आप सबको बराबर मान लेंगे तो वास्तविक रूप से समानता नहीं स्थापित हो पाएगी, क्योंकि भैया समाज में सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। कुछ मामलों में आप सबको बराबर मान के समानता स्थापित कर सकते हैं। जैसे भारत देश में यदि आप देखें तो क्रिमिनल के मामलों में क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है, यानी समान आपराधिक संहिता है। आपराधिक मामलों के लिए सबके लिए एक जैसा कानून है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे सलमान खान हैं, आलिया भट्ट हैं, नरेंद्र मोदी हैं, सबको कॉमन लॉ के समक्ष इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये है क्रिमिनल के मामलों में। तो क्रिमिनल के लिए समान कानून है। तो आपराधिक मामलों में यदि हम सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कोई एक व्यक्ति अगर प्रिविलेज्ड हो जाएगा तो वो समानता नहीं होगी। इसीलिए क्रिमिनल के मामलों में सबको बराबर मान लेने से समानता स्थापित हो जा रही है। लेकिन क्या ये सिविल के मामलों में भी चल जाएगा? अगर आप सोचें कि टैक्सेशन के मामले में यदि हम सबको बराबर मान लें, जो ज़्यादा कमाता है उससे भी ज़्यादा टैक्स लेंगे, जो कम कमाता है उससे भी ज़्यादा टैक्स लेंगे, या जो ज़्यादा कमाता है उससे भी ज़्यादा टैक्स लेंगे और जो कम कमाता है उससे भी उतना ही टैक्स लेंगे। कहने का अर्थ है एक समान टैक्स कर देंगे, सबको बराबर मान लेंगे। तो नहीं ना, क्योंकि जो ज़्यादा कमाता है भाई उससे ज़्यादा लीजिए, जो कम कमाता है उससे कम लीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हर मामले में सबको बराबर मान लेने से समानता नहीं स्थापित हो सकती है। सभी मामलों में सबको बराबर मान लेने से समानता नहीं स्थापित हो सकती है। इसीलिए समानता की अवधारणा को स्थापित करने के लिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कहता है जैसी परिस्थिति मेरे भाइयों वैसा व्यवहार। क्या? जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, राइट? जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, यानी जिसकी जैसी परिस्थिति होगी उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। कोई ज़्यादा कमाता है तो उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे, कम कमाता है तो कम टैक्स लेंगे। इसे कहते हैं समान परिस्थिति में समान व्यवहार। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब समानता की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास किया तो उसके लिए मौलिक अधिकार में, समानता के अधिकार में, जो आपका पहला फंडामेंटल राइट है समानता के अधिकार में, आर्टिकल 14 में दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा जो आर्टिकल 14 की है वो कहती है क्या? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता दैट मीन्स कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो ये इस अवधारणा को स्थापित करता है। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट मीन्स कि ऑल मैनर ऑफ पीपल, सभी प्रकार के व्यक्तियों को कॉमन लॉ के समक्ष, ऑर्डिनरी लॉ के समक्ष इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सभी प्रकार के व्यक्तियों को सामान्य कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अधिकारी हो, कोई बड़ा वर्ग हो, फॉरवर्ड क्लास हो, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। सामान्य कानून के समक्ष सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। इसे कहते हैं विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी समान है। और सबको बराबर मानने की जो अवधारणा है उसको स्थापित करने का प्रयास इसके थ्रू किया गया है, विधि के समक्ष समता के थ्रू। ठीक है। और दूसरा
आप जान रहे हैं कि सिर्फ इस सिद्धांत से हम समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसीलिए दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार। और इसके लिए मेरे भाइयों, अनुच्छेद 14 का दूसरा सिद्धांत यह कहता है विधियों के समक्ष समान संरक्षण। विधियों के समक्ष समान संरक्षण, दैट मीन्स कि जैसी परिस्थिति होगी वैसे व्यवहार करेंगे। किसी की परिस्थिति अगर पिछड़ी है तो उसे आरक्षण दे सकते हैं, महिला है विशेष प्रावधान कर सकते हैं, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, महिलाओं को शोषण से रक्षा के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना सकते हैं, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट बनाया जा सकता है, बच्चों को शोषण से मुक्ति के लिए विशेष कानून बन सकते हैं, क्योंकि बच्चों की परिस्थिति अलग है, महिलाओं की परिस्थिति अलग है। ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है, दलित है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए दूसरा प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग है। जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स, जो कम कमाता है उससे कम टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा कमाता है उसकी परिस्थिति अलग है, जो कम कमाता है उसकी परिस्थिति अलग है। हाँ, यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि परिस्थितियों के निर्धारण में जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो वर्गीकरण वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 14 का एक सिद्धांत कहता है जैसी परिस्थिति वैसी व्यवहार। तो भाई कोई अमीर है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार कर सकते हैं, गरीब है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर हम गरीब को देंगे, अमीर को नहीं देंगे। तो ये जो गरीब और अमीर का निर्धारण हम कर रहे हैं वो निर्धारण तार्किक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। यानी जो गरीब है उसी को गरीब की श्रेणी में शामिल किया जाए, जो अमीर है उसी को अमीर की श्रेणी में शामिल किया जाए। राइट? रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब यदि आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 14 की लाइन कहती है किसी व्यक्ति को, व्यक्ति का अर्थ यह है कि देशी और विदेशी दोनों को ही प्राप्त है, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समक्ष समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का अर्थ यह है कि भाई किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, सभी प्रकार के व्यक्तियों को सामान्य कानून के तहत एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। विधियों के समक्ष समान संरक्षण का अर्थ है कि जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, लेकिन परिस्थितियों का निर्धारण तार्किक होना चाहिए। ये अनुच्छेद 14 की क्या है? भावना है। लेकिन एक बात यहां समझिएगा कि अनुच्छेद 14 की यह भावना जरूर कहती है कि विधि के समक्ष समता, लेकिन आप जानते हैं कि अपवादों के बिना दुनिया नहीं है, बिना चुनौतियों और बिना अपवादों की दुनिया नहीं है। तो अनुच्छेद 14 के भी कुछ अपवाद हैं, जैसे यहाँ लिखा गया कि विधि के समक्ष सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ छूट मिली हुई है अनुच्छेद 361 के तहत कि जिस समय वो पद पर हैं उस समय उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, है ना। सांसद विधायकों को कुछ उन्मुक्ति छूट मिली हुई है, यूनाइटेड नेशन के जो अधिकारी हैं उनको छूट मिलती है, राजदूतों को छूट मिलती है, जो विदेशी राजदूत होते हैं उनको छूट मिलती है। तो ऐसी छूट इसलिए दी गई है, देखो राष्ट्रपति राज्यपाल को छूट इसलिए दी गई क्योंकि सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और उनके खिलाफ यदि कोई क्रिमिनल कार्यवाही होगी पद के दौरान तो इससे डिग्निटी प्रभावित होगी। ठीक है, हम कानून के राज की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 कानून के राज को स्थापित कर रहा है। ठीक है, और कानून के राज वाले देश में सबसे बड़े पद ही के लोग ही क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इससे विदेशों में भी खराब छवि जाएगी। और डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा को बरकरार रखने के लिए उनको ये छूट दी गई। क्रिमिनल मामलों में ही छूट मिली हुई है, सिविल के मामलों में नहीं मिली है। अगर कोई व्यक्तिगत सिविल का मामला है तो 2 महीने की नोटिस देके मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल मामलों में न तो कोई मुकदमा दर्ज होगा न कोई गिरफ्तारी होगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है ये छूट। ठीक है, बाकी यूनाइटेड नेशन के अधिकारी और राजदूतों को गिरफ्तारी से छूट इसलिए मिली है क्योंकि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने के लिए हम नहीं गिरफ्तार करेंगे तो हमारे वाले को भी वहां नहीं गिरफ्तार करेंगे, है ना। तो एक सामंजस्य संतुलन बना रहे इसलिए छूट मिली हुई है। ठीक है, चलिए, सांसद विधायकों को छूट मिली हुई है। तो सांसद विधायकों को छूट मिली हुई है इसलिए कि जिस समय वो संसद में रहते हैं पूरे राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सांसद विधायकों को ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल मामले में छूट मिली हुई है, क्रिमिनल मामले में उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सिविल के मामलों में छूट मिली हुई है कि जिस समय संसद का सत्र चल रहा है उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि
भाई सिविल के मामलों में अगर मान लो उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो किसी एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, लेकिन जिस समय वो संसद में बैठा है और जो कार्य कर रहा है उससे देश के करोड़ों व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। तो हमेशा सामूहिक हित को व्यक्तिगत हित पर तवज्जो दिया जाता है, ये जनरल परसेप्शन है, इस वजह से ये छूट दी गई है। खैर ये अपवाद है, तो यदि अपवादों को छोड़ दें तो अनुच्छेद 14 हमारे भारत देश में किसको स्थापित करता है? अनुच्छेद 14 हमारे भारत देश में कानून के राज को स्थापित करता है। कानून का राज का मतलब समझते हैं? नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ना हम, ना आप, ना नरेंद्र मोदी, ना कोई संस्था। आपको तब तक नहीं दंडित किया जाएगा जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। मच्छर मारने की सजा होती है क्या? मच्छर मारने की सजा नहीं होती। मच्छर मारने की सजा क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई उसके लिए कोई कानून नहीं है। राजमाता का वचन शासन थोड़ी ना है इस देश में। किसका वचन शासन है? कानून का वचन शासन है। तो क्या बातों पर हम लोगों ने चर्चा की? मैंने आपको ये बताया कि क्या सबको बराबर मान लेने से समानता स्थापित हो जाएगी? तो इसका जवाब है मेरे भाई नहीं, सबको बराबर मान लेने से समानता स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि समाज में सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। इसीलिए हमारे भारत देश में समानता की अवधारणा को जब अलग अलग संवैधानिक प्रावधानों में अपनाया गया तो इस तरह से अपनाया गया कि एक अवधारणा हम लोगों ने ये क्रिएट की कि सबको बराबर माना। ठीक है, तो सबको बराबर माना। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक आर्टिकल बता रहा हूं, हालांकि ऐसा अनुच्छेद 15 में भी देखने को मिलेगा, 16 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन 14 का उदाहरण मैं दे रहा हूं कि अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, ये सबको बराबर मानने की अवधारणा को स्थापित कर रहा है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 का दूसरा कॉन्सेप्ट विधियों के समक्ष समान संरक्षण, ये जैसी परिस्थिति वैसे व्यवहार को स्थापित कर रहा है। इसको कहा जाता है कि पॉजिटिव कॉनोटेशन है, सकारात्मक अवधारणा है, अमेरिका से इंस्पायर्ड है। और ये नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि राज्य के लिए बाध्यकारी है, राज्य डिनाई नहीं करेगा किसी को विधि के समक्ष समता से, ये इंग्लैंड से प्रेरित है। ठीक है, तो समानता को स्थापित करने के लिए भारत देश में ये दोनों अवधारणाओं को अपनाया गया। ठीक है, वास्तविक समानता के लिए ये और ये। ठीक है, हाँ एक बात लेकिन यहां और आपके लोग समझनी है, देखो समानता स्थापित, शासन प्रणाली में समानता स्थापित कर लेने से समानता स्थापित नहीं हो पाएगी जब तक विचारों में समानता नहीं है। कहते हैं ना, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, ये लोकतंत्र का मूल्य है, समानता, स्वतंत्रता, सद्भाव, सहिष्णुता, ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ये सब लोकतंत्र के मूल्य हैं। जब तक विचारों में लोकतंत्र के मूल्य नहीं आते, जब तक देश के लोगों के खून में लोकतंत्र के मूल्य नहीं बहते, तब तक शासन प्रणाली में लोकतंत्र सफल नहीं होता। यदि आप शासन प्रणाली में लोकतंत्र की सफलता देखना चाहते हैं तो विचारों में भी लोकतंत्र आना चाहिए, यानी विचारों में भी मूल्य आने चाहिए। इसको अगर इस पर्टिकुलर प्रकरण के संदर्भ में समझें तो यदि आप शासन प्रणाली में समानता देखना चाहते हैं तो विचारों में भी समानता के लक्षण होने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि राज्य जेंडर अनइक्वलिटी न करे, राज्य गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करे, तो अगर आप अमीर हैं तो आपके मन में भी ये विचार होना चाहिए कि जैसे हमारा समाज में सर्वाइवल है वैसे एक गरीब का भी है। आपके मन में भी असमानता नहीं होनी चाहिए, विचारों में भी समानता होनी चाहिए। ठीक है, आपके मन में जो अलग अलग वर्ग के प्रति भेदभाव है, अलग अलग क्लास के प्रति भेदभाव है, अलग अलग समुदाय के प्रति भेदभाव है, अलग अलग धर्म के प्रति भेदभाव है, आपके भीतर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि शासन में जो लोग हैं वो भी जनता के द्वारा ही गए हैं, जनता ही शासन कर रही है। तो जब तक जनता के अंदर समानता नहीं आएगी तब तक शासन प्रणाली में समानता कैसे आ सकती है? तो समानता लाने के लिए सिर्फ शासन प्रणाली में ही समानता स्थापित करना जरूरी नहीं है, बल्कि विचारों में भी समानता की भावना लाई जानी चाहिए। और अलग अलग प्रावधान जो आपके अंदर नैतिकता लाते हैं उनके थ्रू विचारों में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मौलिक कर्तव्य आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, है ना। तो ये भी एक तरीके से समानता लाने का प्रयास है। नैतिकता के जो मूल्य आपको दिखाई पड़ेंगे वो समानता लाने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 15 में आप पढ़ेंगे, दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि राज्य नागरिकों के साथ कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या है? समानता लाने का प्रयास है। व्यक्ति के लिए भी कहा जा रहा है, तो यानी व्यक्ति को भी विचारों में समानता की अवधारणा रखनी होगी। व्यक्ति जितना अपने मूल्यों में इन बातों को शामिल करेगा उतना ये शासन प्रणाली में भी सफल होगी। अगर व्यक्ति अपने मूल्यों में शामिल नहीं करेगा
तो शासन प्रणाली में उतना तेजी से सफल नहीं होती। क्योंकि देखिए, समाज में यदि आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक होता है विधि, एक होता है नैतिकता। और दोनों के द्वारा ही नियंत्रण हो सकता है। नैतिकता भी जरूरी है, विधियां भी जरूरी है। विधियां इसलिए जरूरी हैं कि केवल नैतिकता से काम नहीं चल सकता है। आदमी सोचे केवल नैतिकता से काम चल जाए, लिख दो कि भाई छुआछूत का अंत, और लोग जो है बिल्कुल छुआछूत न करे, तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक कूटने का प्रोविजन नहीं करोगे, यानी जब तक दंडित करने का प्रोविजन नहीं करोगे, तब तक लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानेंगे भी, जिनके विचारों में आ जाएगा वो नहीं अपनाएंगे अस्पृश्यता को, नहीं छुआछूत को अपनाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि विचारों में भी समानता लाना जरूरी है, समानता की अवधारणा को स्थापित करने के लिए। और शासन प्रणाली में समानता, एक तो सबको बराबर मान के समानता लाई जा सकती है, और दूसरा जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार। अलग अलग उदाहरण, जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की भावना सबको बराबर करती है ना, और विधियों के समक्ष समान संरक्षण की भावना कह रही जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार। अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 15 का जो पहला क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है, वो कहता है कि 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ना राज्य करेगा ना व्यक्ति करेगा, है ना। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, जेंडर लिंग के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा ना, ये लिखा हुआ है। तो ये सबको एक बार बराबर माना गया। फिर उसके बाद नीचे 15 का तीसरा क्लॉज कर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो एक तरफ सबको बराबर मानने का प्रयास करके, सबको बराबर मान के समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। फिर दूसरी तरफ ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए गए। तो अनुच्छेद 15 के तीसरे क्लॉज में आप देखेंगे कि कहा जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अगले क्लॉजेज में आप देखेंगे तो अनुसूचित जात, जनजाति, शैक्षिक पिछड़ा, सामाजिक पिछड़ा के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो वो क्या है, वो है समान परिस्थिति में समान व्यवहार। यानी परिस्थितियां अलग थी, इसलिए अपवाद बनाए गए। तो जो ये अपवाद बनाए जाते हैं, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इसको सकारात्मक भेदभाव कहते हैं, है ना। परिस्थिति किसी की अलग है तो उसके लिए विशेष प्रयास करना, उसके लिए अलग प्रयास करना असमानता नहीं है, बल्कि वह क्या है, बल्कि वह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव है, जिसका उद्देश्य समानता लाना है। बात समझ गए। तो यह है भारत देश में समानता की अवधारणा। तो अलग अलग उपबंधों के तहत इसी तरह समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। पहले हम बराबर मानते हैं, और जहां बराबर मान के समानता स्थापित हो सकती है वहां बराबर मानते हैं। फिर जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार करके हम समानता स्थापित करते हैं। 14 के सिद्धांत पढ़ोगे तो वहां भी ये दिखाई पड़ेगा, 15 में भी दिखाई पड़ेगा, 16 में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा। क्लियर है बात। चलिए, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आपको सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, खैर आप बताते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपका शुक्रिया इतना अच्छा बोलने के लिए। कहते हैं तारीफ करना भी एक दैवी गुण है ना। और आज के ज़माने में कौन किसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। खैर, इस होली के अवसर पर तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, है ना। होली का रंग आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए, नया संचार लेकर आए। आप जो भी सपने देखते हैं, ईश्वर करे आपके सपने पूरे हों, सकारात्मक वाले। इस होली के अवसर पर हमारा उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए हंगामा ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत 9 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, यानी इस समय चल रहा है, ठीक है, 22 मार्च तक चलेगा ऑफर। ऑनलाइन कोर्सेज पर, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के, सबके ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और 100% का अतिरिक्त अप टू 100%, यानी 100% तक का कैशबैक जीतने का भी मौका है। और ये कैशबैक रिवार्ड पॉइंट्स में नहीं मिलेगा, ये कैशबैक पैसे में मिलेगा, ठीक है, वापस होगा। जो भी कैशबैक, अब किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैशबैक मिले, लेकिन वो पैसे में वापस होगा, आपको आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और साथ साथ यदि आप उत्कर्ष के पुराने यूजर हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन कूपन कोड इसके लिए अप्लाई करना होगा, आपको होली कूपन कोड अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ और ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बैच हमारे यहाँ चल रहा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाउंडेशन इन सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज में यदि आप अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, फाउंडेशन के लिए तैयार होना चाहते हैं, ठीक, तो प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए अर्जुन 4.0 ये अपना ऑनगोइंग बैच है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, स्टूडियो से लाइव होते हैं, ठीक है। इस बैच में मैं शासन पढ़ा रहा हूँ, गवर्नेंस, ठीक है। और इस बैच का जो फी है इस समय ऑफर के तहत स्टैंडर्ड कोर्स की आपकी 4800 है, और जो प्राइम की है वो 8500 है, ठीक है।
22 मार्च तक ही ऑफर है। क्या विशेषताएं हैं इस बैच की? तो स्टैंडर्ड में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, हिंदी आंसर राइटिंग हिंदी मीडियम में, ठीक है, आंसर राइटिंग कराई जाएगी, निबंध की भी आंसर राइटिंग कराई जाएगी, वीकली और मंथली टेस्ट होगा, करंट अफेयर मैगजीन आपको मंथली मिलेगी, हैंड रिटन ई नोट्स जो हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं वो आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है, और डाउट फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आप प्राइम में एनरोल करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मेंटरशिप की आपको गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप भी मिलेगा, आप गाइडेंस मिलेगा, यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग बैच इसके साथ फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग बैच भी इसके साथ मिलेगा आपको, ऑल यूपी मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, प्रीवियस बैच में आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है, एमसीक्यू बैच में भी आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है, क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस बैच जो है उसमें भी आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक, 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, यूपीपीसीएस और आरओ का फाउंडेशन वेबिनार आपको फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड आस्क डाउट मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएशन। तो यानी इतने फायदे हैं, दोनों में डिफरेंस है। प्राइम में बहुत, प्राइम में तो देखो कुछ कोर्स आपको फ्री में मिल जा रहे हैं, ठीक, कौन कौन से कोर्स? एमसीक्यू बैच आपको फ्री में मिल रहा है, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्विक रिवीजन बैच भी क्या है? एक रिवीजन बैच है, एमसीक्यू बैच है, ये भी आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किसमें एनरोल करना है, इसमें एनरोल करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं फॉर प्रीलिम कम मेंस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ किसी नई जानकारी के साथ। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब जीवन में आगे बढ़िए। नमस्कार।